हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 107 का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज है जो पूछे गए हैं उन सबको करने वाले हैं और असाइनमेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट अपने इस लेक्चर को, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 4 यूनिट को कम से कम खत्म करा जाए, क्योंकि काफी बड़ी ये आपकी पीपीटी है, बहुत बड़ी है, 80 से ऊपर ज्यादा इसके अंदर स्लाइड है। तो एकदम से तो नहीं होगा, तो पार्ट बनाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगी 4-4 यूनिट कराने का, जल्दी जल्दी से। ठीक है, ओके। तो यूनिट फर्स्ट जिसके अंदर हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का, कि समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है और कैसे वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यही उठ के आया है कि आप बताइएगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है कैसे वॉल्व हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, कि डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आपको बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैसे जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो आया है, कैसे इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या होता है कि कैसे हमारी कंट्रीज इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो बेसिक एक डेफिनेशन लिखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन की कंट्री हमारा कैसे इंटरेक्ट करती है एक दूसरे से। अब जो इंटरनेशनल रिलेशन सिस्टम है ये ऐसा नहीं है कि छोटा सा सिस्टम है, एक कंट्री कैसे इंटरेक्ट कर रही है उससे पता चल गया, नहीं। बहुत सारी कंट्रीज, मतलब सभी कंट्रीज आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही है, ये होता है हमारा इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, और ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री के आज उससे, मतलब आज अगर चाइना के रशिया से एक नहीं बनती तो 10 साल बाद भी नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्या पता उनके बीच में वॉर हो जाए, क्या पता उनके रिलेशन और भी बिगड़ जाए या फिर अच्छे हो जाए। ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक काफी बड़ा शिफ्ट दिखा है हमको, जब से हमारा कोल्ड वॉर खत्म हुआ है, सोवियत यूनियन खत्म हो चुका था, वो डिसइंटीग्रेट हो गया था, कहानी आपको पता ही होगी। तो उससे के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमको काफी चीजें होती हुई दिखी है, किसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। यूएसए एक सुपर पावर बन गया था किसके बाद, कोल्ड वॉर के बाद। रशिया काफी इकोनॉमिक स्ट्रगल फेस करता है, फिर उसके बाद हमारे व्लादिमीर पुतिन आते हैं और रशिया की लीडरशिप को संभालते हैं। अब जो पावर थी वो भी कहीं ना धीरे धीरे फैलने लगी थी, चाइना, इंडिया, ब्राजील, अब ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गई थी किसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। इकोनॉमिक कॉपरेशन भी काफी बड़ी डील बन गई थी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे जैसे डब्ल्यूटीओ, कुछ एग्रीमेंट्स हो रहे थे जैसे नाफ्ता वगैरह। और काफी चैलेंज भी है इंटरनेशनल रिलेशन में, जैसे कोविड पैंडेमिक जो कि अभी गया है। यहाँ पे काफी जरूरी है कंट्री आपस में मिलके काम करे एक दूसरे के साथ, और हमको समझना चाहिए कि हम कैसे चैलेंज के होते हुए भी पीस को प्रमोट कर सकते हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं कंट्रीज को, और डेवलप कर सकते हैं अपने आप को ग्लोबली। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल चेंज, कैसे हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज हमको दिखा है। जो नेचर स्टेट और नेशन का जो रोल है वो कहीं ना कहीं इवॉल्व हुआ है। ठीक है, ग्लोबल इंडिपेंडेंस में धीरे धीरे वो इवॉल्व हुआ है। जो नेशन है कहीं ना कहीं उसको वो भी काफी चैलेंज फेस कर रहा है, जैसे न्यूक्लियर वेपन, ग्लोबलाइजेशन जो कि उनपे ऊपर लिमिट लगाता है ट्रेडिशन रोल में, डिकोलाइजेशन जहाँ पे हमारी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जो इंडिपेंडेंट हुई है। ठीक है, वो एमर्ज हुई है, और कहीं ना कहीं वो अपने न्यू सिक्योरिटी थ्रेट है, इकोनॉमिक चैलेंज है, उनको सामने एड्रेस करती है। ठीक है, बहुत सारे रीजनल इकोनॉमिक एसोसिएशन भी बनाए गए हैं, यूरोपियन यूनियन फॉर्म किया गया है जो एड्रेस करता है एक डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, तो यहाँ पे बात की स्ट्रक्चरल चेंज की, कैसे जो मतलब एक स्टेट है उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। स्ट्रक्चर चेंज हुआ मतलब काफी उसको चैलेंज फेस करना पड़ा है न्यूक्लियर वेपन, ग्लोबलाइजेशन को लेकर। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये चीज लिमिट लगाती है ट्रेडिशन रोल में। फिर हमने डिकोलाइजेशन का बात किया, अब हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर क्या स्ट्रक्चर चेंज आया उसकी बात करते हैं। कोल्ड वॉर जो कि हमारा यूएस और यूएसएसआर के बीच में चला था, इसमें जो पूरा वर्ल्ड था वो 2 ब्लॉक के अंदर डिवाइड हो गया था। ठीक है, 2 कैंप्स में बट गया था। अब यहाँ पे जो हमारा मतलब 2 ब्लॉक के अंदर बट गया था, तो उस टाइम पे हमारी कुछ सेंटर ऑफ पावर भी एमर्ज हो रही थी, जैसे यूरोपियन यूनियन, जापान। कहीं ना कहीं वो कम करना चाहते थे बाइपोलर सिस्टम को, और वो पूरे वर्ल्ड को मल्टीपोलर बनाना चाहते थे। अब होता क्या है, 1991 के अंदर जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, और यूएस एक सोल सुपर पावर बन जाता है। ठीक है, अब जो हमारा बाइपोलर था कहीं ना कहीं वर्ल्ड वो अब यूनिपोलर में बदल जाता है। अर्ली 20th सेंचुरी में हमको इंडिकेटर्स दिखते हैं पॉलीसेंट्रिज्म के, जहाँ पे हमारी चाइना, रशिया, ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर दिखते हैं किसके अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या चेंज आया है उसकी बात करिए, उसके स्ट्रक्चर में, और ऊपर हमने एक पर्टिकुलर स्टेट और नेशन की बात की थी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ट्रांसमिशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब भाई हम क्या करते हैं, फ्लो करते हैं आइडियाज का, गुड्स का, चीजों का। ठीक है,
पीपल्स का, तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना अक्रॉस पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन जहाँ पे हमारी कंट्री बहुत ज्यादा कनेक्ट होती है, ट्रेड करती है, पॉलिटिक्स को एक दूसरे से मतलब कनेक्ट करती है, अपने कल्चर को कहीं ना कहीं होमोजेनाइज करती है, ठीक है। तो ये हमारा ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं कि ये वर्ल्ड को इंप्रूव करते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं भाई अच्छा नहीं है, कहीं ना कहीं रिच को ही हेल्प करते हैं, पुअर को पुअर बनाता है, ठीक है। ये काफी बड़ा एग्रीमेंट रहा है, लेकिन हमको ग्लोबली काम करने की जरूरत है। जो बड़े बड़े इश्यूज है, फाइनेंशियल क्राइसिस, पैंडेमिक वगैरह जो आते हैं, अगर इनको संभालना है तो हमको क्या करना, इनको सॉल्व करना है, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो भी एक साथ मिलकर, ठीक है। अब जो कोरोना का कोविड पैंडेमिक आया था, तुम कितना ही कोशिश कर लो, कंट्रीज कितना ज्यादा कनेक्ट थी, डेली एयरपोर्ट से लोग आते थे जाते थे, ठीक है, बहुत कम करा कंट्रीज ने, फिर भी कहीं ना कहीं वो फैला। तो कैसे फैला, क्योंकि आज हम कनेक्ट है, बहुत कनेक्ट है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहते हैं, लोग जाते आते रहते हैं, तो हम अब एकदम से आइसोलेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इस चीज को कम करने के लिए, आने वाले जो भी चैलेंजेस है उनको कम करने के लिए हमको कहीं ना कहीं मिलकर काम करना पड़ेगा। अब इस टाइम पे हमारी रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग भी एमर्ज हो रही थी, जैसे यूरोपियन यूनियन, एशियान, ये हेल्प कर रही थी कंट्रीज को कि भाई हम क्या करेंगे, मिलके काम करेंगे ट्रेड के ऊपर, और कहीं ना कहीं अपने एरिया को बेटर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम मिलके काम करेंगे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इसलिए वो क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं। हमको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी दिखा, 2007 और 8 के अंदर बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। यूएस और यूके के अंदर भी स्लो डाउन चला गया था, काफी ट्रबल फेस करना पड़ा था बहुत सारी कंट्रीज को, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के अंदर डोमिनेशन होना बड़ी बड़ी कंट्रीज का, यूएसए कोल्ड वॉर के बाद काफी ज्यादा सुपर पावर बन गया है, ठीक है, और उसका काफी इन्फ्लुएंस होने लगा है यूएन के अंदर, ठीक है। यूएसए यूएसए लीड करता है किसके, यूएन के एक्शन को। जो गल्फ के अंदर वॉर हुआ था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं यूएसए ही लीड कर रहा था, किसके एक्शन को, यूएन के एक्शन को, ठीक है। जितने डिसीजन लिए थे वो यूएसए ने ही लिए थे यूएन के नाम पर, और कहीं ना कहीं इस सपोर्ट करता है ये किसको, बड़ी बड़ी कंट्रीज को, ना कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज को। कौन, यूएन। जो डिमांड की जाती है यूएनएससी के अंदर, यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, कि हमको क्या करना चाहिए, इसको डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। वर्ल्ड चेंज हो रहा है, कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही है, और जो आज के टाइम पे क्या है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की, वो आज के वर्ल्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ठीक है। पहले उस टाइम पे कंट्री अंडर डेवलप थी, इंडिया, आज वो डेवलपिंग कंट्री है, काफी ज्यादा उसने अपने अंदर डेवलपमेंट कर लिया है, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि अब जो पहले 100 साल पहले जो वर्ल्ड था वो आज नहीं रहा है, ठीक है। तो जो तुमने अपना एक सिस्टम एक वो बना रखा है ना, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन बना रहा है इस काउंसिल के अंदर, ये आज के वर्ल्ड को क्या नहीं कर रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको फेयर इफेक्टिव बनाना पड़ेगा चेंज करके। तो इंडिया, इजराइल, जर्मनी ये बात करते कि भाई देखो हमको भी परमानेंट मेंबर बनाया जाए, हमको भी वीटो पावर दिया जाए। तो ये बात करते हैं यूएन काउंसिल के अंदर कि हमको क्या करना है, हमको भी वो सुपर पावर बोल रही हूँ, परमानेंट मेंबर बनाए, ठीक है। लेकिन कुछ लोग वीटो पावर कर देते हैं और कुछ लोग वीटो पावर नहीं देते, कि भाई नहीं देखो इनको नहीं बनने देना, इनको नहीं बनने देना, जैसे पता है हमारे केस में कौन करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं न्यूक्लियर पॉलिफिकेशन की। न्यूक्लियर पावर नॉन पॉलिफिकेशन, तो हमारी कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज है, यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये बोलती है कि भाई देखो हमने बहुत सारा बॉम्ब बना लिया, बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बना लिया, वेपन वगैरह बना लिया, अब वर्ल्ड में और कंट्रीज को बनाने की क्या जरूरत है ना। जैसे वो होता है ना कि देखो अपने घर में अपना वो होता है, जैसे अपने घर में सब्जी बन गई है, पड़ोसी से जाके बोल रहे कि भैया आप क्या करोगे, सब्जी बना के हमारे घर में सब्जी बन गई है, अगर आपको जरूरत पड़े तो हमारे से ही लेके चले जाना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे, ठीक है, तुमको भूख लगे तो। मतलब तुमने सब्जी बना ली है, इसका मतलब ये थोड़ी है वो अपने घर में सब्जी ना बनाए, ठीक है। वो काफी वाहियात एग्जाम्पल था, पर समझे कि बड़ी बड़ी कंट्रीज कहती है कि देखो भाई हमने इतने सारे वेपन बना के रख लिया, तो अब और कंट्रीज को वेपन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बात करते हैं कि हम तुम्हारा हेल्प कर देंगे, अगर कोई दिक्कत वगैरह होगा हम उसको पीस वगैरह जो भी है दिक्कत आएगी तुम्हारे वहां पे हम सॉल्व कर देंगे उसको, ठीक है। लेकिन हम इंडिया, पाकिस्तान वगैरह, ये इजराइल, ईरान वगैरह नहीं माने, बोले कि भाई देखो हमारे दोस्त लोग तो तुमको पता ही है ना, इंडिया बोला देखो भाई कितने प्यारे प्यारे दोस्त है हमारे, कुछ नहीं पता कब हमारे ऊपर वॉर करते हैं और कब छिड़ जाए, ठीक है। तो हम तो और वेपन रखेंगे। हमने बोला कि देखो भाई फर्स्ट सेक्शन कभी हमारा नहीं रहेगा, हम कभी एकदम से किसी कंट्री के ऊपर वॉर नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर वॉर करा तो हम भाई ईंट का जवाब पत्थर से तो देंगे देंगे, ठीक है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स बोले तो टेररिज्म एक काफी बड़ा प्रॉब्लम है पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड के अंदर।
ठीक है, तो कंट्रीज को मिलके काम करना पड़ेगा इसके लिए, फाइट करने के लिए। और ट्रैफिकिंग जो होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ये भी काफी बड़ा एक कंसर्न है, तो कंट्रीज को ड्रग्स को ट्राई करना चाहिए कि कहीं ना कहीं रूट्स को क्या करे, बंद करे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टेररिज्म को जो फंड आता है ड्रग्स का, वो टेररिज्म में ही जाता है। ठीक है, तो कंट्रीज को इन बड़े बड़े इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मिलके काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्रग्स का वो होता है, ट्रैफिकिंग की जाती है, वो एक पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर नहीं है, सभी कंट्रीज के अंदर होता है। ठीक है, तो इस चीज को रोकने के लिए कंट्रीज को मिलके काम करना पड़ेगा। टेररिज्म ये कोई एक कंट्री की दिक्कत नहीं है कि अगर टेररिस्ट अटैक इंडिया के अंदर हुआ है तो वो कहीं और नहीं हो सकता। लगाना यूएसए को धक्का तो वैसे किसी को भी लग सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमको मिलके काम करना पड़ेगा सभी कंट्रीज को, और इन सभी चीजों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न भी दिखता है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्ट करना है, कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस चीज को संभालना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट करो लेकिन कहीं ना कहीं सस्टेनेबल होना चाहिए। ठीक है, वो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो ये हमारे ह्यूमैनिटेरियन कुछ कंसर्न है कि इसके अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। तो ये रहे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन, उसका नेचर, स्कोप भी आप इसके अंदर यही लिख सकते हो कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, पूरे जो भी चेंजेस हुए उन सब चीजों के बारे में तुम लिख सकते हो। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, कैसे जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया आपका, डिस्क्राइब एंड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन। आपको बताना है कौन कौन सी डिफरेंट स्टेजेस है जो डेवलप करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन को एज अ सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, एज अ डिसिप्लिन की तरह कौन कौन सी स्टेजेस है। तो स्टडी है जो इंटरनेशनल रिलेशन की काफी बड़ी उसकी हिस्ट्री, ऐसा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते हैं कि इस दिन से हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशन है वैसे सब्जेक्ट की तरह एमर्ज हुआ है। ठीक है, स्टैब्लिश हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो काफी स्टेजेस में इसको पढ़ा जाता है। पहली होती है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज। तो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज को हम यहाँ से नहीं, अपना जो मैंने आपको कराया था वीडियो के अंदर, वहीं से करेंगे हम इसको। तो एक सेकंड का मुझे टाइम दे। पीपीएससी 107 यूनिट कौन सा था, सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे क्योंकि उसके अंदर कंटेंट बहुत कम है, और यहाँ से आप लोगे तो जल्दी होगा। तो बात करते हैं हम किसकी, स्टेजेस की। तो करो भाई स्टेज स्टार्ट। तो पहली जो स्टेज है वो कौन सी है, हमारी साइंटिफिक स्टेज। तो साइंटिफिक स्टेज के अंदर क्या होता है, डिप्लोमेटिक स्टेज है, साइंटिफिक है, हाँ। पहली जो स्टेज है वो हमारी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज। डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज शो की हमारी 1648 से लेके 1919 तक की स्टोरी बताती है। ठीक है, कि इस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की बात है कि जो आईआर था मेनली उसको कौन पढ़ता था, इंटरनेशनल रिलेशन को कौन पढ़ता था, हिस्टोरियंस पढ़ते थे, ना कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ठीक है, आज हम पॉलिटिकल स्टूडेंट होके इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे हिस्टोरियंस ही इसको पढ़ा करते थे। इस टाइम पे लोग फोकस करते थे स्टेट के सिस्टम पे, ना कि देखते थे कि वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई नहीं देखता था, बस एक पर्टिकुलर स्टेट को देखते थे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। यूनिवर्सिटी वगैरह कोई नहीं थी इस टाइम पे, और इस टाइम पे बेसिक था, बस बेसिक बेसिक चीजें कराई जाती थी, कोई ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे नहीं था। ठीक है, और ना ही कोई यूनिवर्सलिटी, कोई ऐसा इक्वालिटी रूल्स की बात की जाती थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो आईआर था वो इतना डेवलप नहीं था, हम बोल सकते हैं ये सारी चीजें। तो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज के अंदर जो बहुत सी स्टडी की जाती थी स्टूडेंट्स के थ्रू, वो डिस्क्रिप्टिव होती थी, ना कि आज के टाइम की बात करती थी। ठीक है, वो मेनली फोकस करते थे इवेंट्स के ऊपर, टाइमलाइंस के ऊपर, कोई डेप्थ एनालिसिस टाइम पे नहीं होता था। लोग फोकस करते थे हिस्ट्री के ऊपर, ना कि करंट इवेंट्स के ऊपर। ठीक है, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे कोई थ्योरी बिल्ड नहीं करी गई है। ठीक है, काफी जो स्टडीज थी वो डिस्क्रिप्टिव होती थी। डिस्क्रिप्टिव तो कभी रीजन नहीं जानते थे कि इवेंट हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर आज कोई कंट्री ने वॉर छेड़ा है तो क्यों हुआ है, उसके पीछे कोई साइंटिफिक फाउंडेशन नहीं था। तो इस टाइम पे जो आईआर पढ़ी जाती थी, स्टोरीज पढ़ते थे, जो डिप्लोमेटिक राइटिंग थी वो इतनी ग्रो नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पे कोई थ्योरीज हमको साइंटिफिक वे में नहीं डेवलप होती हुई दिखती है। आगे आता है हमारा करंट इवेंट स्टेज। तो पहली कौन सी थी, डिप्लोमेटिक, कौन सी थी, डिप्लोमेटिक स्टेज। ठीक है, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज जो भी था, डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज। अब आता है हमारा करंट इवेंट स्टेज। 1919 से लेकर 1945 की कहानी बताती है।
बताते हैं, ये बात है वर्ल्ड वॉर के बाद की, ठीक है। इस टाइम पे फॉर्मल टीचिंग स्टार्ट की जाती है, यूके, यूएस, स्विट्जरलैंड, ये फॉर्मली आईआर की टीचिंग देता है, ठीक है। नए नए टीचिंग के लिए आईआर को पढ़ाने के लिए टीचिंग क्रिएट करी जाती है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखे हैं, वो देख सकते हैं। नए नए डिपार्टमेंट्स स्टार्ट किए जाते हैं, बहुत से स्कूल बनाए जाते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं और प्रोग्राम दिए जाते हैं किसके अंदर, ग्रेजुएशन करने के लिए। क्या आप आईआर से क्या करते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स वगैरह दिए जाते हैं स्टूडेंट को। तो इस टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट चेंज आता है कि अब लोग फोकस करना स्टार्ट करते हैं कहाँ पे, हिस्ट्री से करंट इवेंट पे, ठीक है। और वो इतना ज्यादा फोकस कर लेते हैं कि वो हिस्ट्री को बिल्कुल भूल जाते हैं। अब लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट होता है कि करंट इवेंट पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हिस्ट्री को पीछा छोड़ रहा है। अब आज किसी कंट्री ने वॉर किया है किसी कंट्री के ऊपर, तो वो कारण आज हुआ है ना, तो मतलब करंट इवेंट है। अब वो क्यों हुआ, उसका कारण तुमको हिस्ट्री में मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री के पिक्चर को वो पीछा छोड़ रहे थे। तो एक बड़ी पिक्चर उस टाइम पे क्या थी, मिस थी, वन साइड व्यू था उनका इंटरनेशनल रिलेशन को देखकर। तो इस टाइम पे कोई थ्योरी डेवलप नहीं होती है, क्योंकि वो पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इस टाइम पे काफी टफ था कोई इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर थ्योरीज को बिल्ड करना, काफी ट्रिकी होती था। आगे बात करते हैं लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेज। 1919 से लेके 1945 की कहानी है। अब लोग बिलीव करते हैं कि भाई देखो, कोई ऐसी चीज हमको बनाना पड़ेगा, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो हमको वॉर से बचाए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इतने सारे लोग मरे, इतना ज्यादा रिसोर्सेस हमारा खराब हुआ, ठीक है, इतना हंगामा हुआ, इकोनॉमी बिल्कुल ठप चली गई। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमको वॉर से, कॉन्फ्लिक्ट से प्रिवेंट करे। लेकिन लोगों का जो सोचने का नजर था वो था आइडियलिस्ट, होपफुल, कि ऐसा होना चाहिए, कोई करना नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो इस टाइम पे हमारा लीग ऑफ नेशन बनाया जाता था। लीग ऑफ नेशन कहीं ना कहीं वो बचा नहीं पाता है, क्योंकि आइडलिस्ट व्यू होता है लोगों का, ठीक है। तो लैक ऑफ थ्योरी इस टाइम पे होती है। आगे हम बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी स्टेज। 1945 से लेकर 1991 तक की कहानी बताती है। काफी बड़े बड़े चेंज आते हैं इस टाइम पे। एशिया अफ्रीका ज्वाइन कर रहे थे ग्लोबल कम्युनिटीज को। अब इस टाइम पे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल हो रहा था। कोल्ड वॉर इस टाइम पे चल रहा था। इस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, ये काफी बड़ी रिवाइवलरी थी, मतलब कंपटीशन था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, जिसको हम कोल्ड वॉर बोलते हैं, ठीक है। और भी कुछ हमारे प्लेयर्स आते हैं इस टाइम पे, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह, जिसके अंदर ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंस हो गई थी। साइंटिफिक स्टडीज वगैरह यहाँ पे स्टार्ट की जाती है। इंटरनेशनल मतलब जो पहले आइडियलिस्ट व्यू था उसको थोड़ा दूर किया जाता है कब, 1945 के टाइम पे। काफी थ्योरीज यहाँ पे डेवलप होती है, रियलिज्म, नॉन रियलिज्म, सिस्टम थ्योरी आती है, कुछ और थ्योरीज आती है जिनके बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी ये सारी थ्योरी। और फिर ग्लोबलाइजेशन आता है। ये सारी चीजें आप एक बार कनेक्ट कर लेना कि ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया था, जहां पे जो पूरा वर्ल्ड था वो कनेक्ट होने लगा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ गया था, ट्रेड करने लगी थी कंट्रीज, कनेक्ट होने लगी थी, अपने सिमिलर कल्चर होने लगा था सभी का, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है, ग्लोबलाइजेशन। इस टाइम पे जो इंटरनेशनल रिलेशन था वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। कोई ऐसा आइडिया नहीं था जो हर किसी को क्या बता सके, कि हर एक चीजों को बता सके कि आज के टाइम पे ये चल रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वर्ल्ड में आज क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक इंटरनेशनल रिलेशन का डिफरेंट स्टेजेस हुई कि इंटरनेशनल रिलेशन ऐसे इवॉल्व हुआ है। तो पहले कोई प्रोग्राम नहीं था उस टाइम पे। जो हम बात करें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे धीरे धीरे फॉर्मली टीचिंग वगैरह स्टार्ट करी गई। फिर उसके बाद लोगों ने धीरे धीरे इंस्टीट्यूट खोला, ठीक है। तो धीरे धीरे सारी चीजें हुई है। तो आप इन स्टेजेस का नाम याद रखें और टाइमलाइन थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। तो सेकंड यूनिट भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो इससे रिलेटेड आप इसमें कोई क्वेश्चन आए तो देख लेना, वैसे यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। आगे हम यूनिट थर्ड पे चलते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, एनालाइज द स्टेट अफेयर विच लीड द फर्स्ट वर्ल्ड। आपको बताना है कौन कौन से ऐसे अफेयर्स से स्टेट के जो क्या करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को छेड़ देते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1941 में स्टार्ट हुआ था और एकदम से फैल जाता है यूरोप में, और यूरोप से पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। आप बोलोगे मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों बढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में आपको चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। जिसको डिटेल में पढ़ना है प्लीज वो जाके प्लेलिस्ट से पढ़ सकता है। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इन सारी चीजों को कवर करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मुझे जल्दी जल्दी क्वेश्चन खींचना है और आंसर आपको बताना है कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। मेरे यहाँ पे समझाने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ऑलरेडी मैंने सारी चीजें समझा के रखी है, पढ़ा के रखी है। आपने ये चैप्टर पढ़े हुए तो तब इस वीडियो को देखे, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर भाई क्या ही बोलूँ मैं आपके लिए, ठीक है। तो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टॉपिक पे आते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा 1941 में स्टार्ट हुआ था, एकदम से यूरोप से पूरे वर्ल्ड में फैल जाता है। इस वॉर की वजह से काफी लोगों की जान जाती है और काफी बड़ा डैमेज हुआ था इसके अंदर, जो भी हमारे इससे पहले वॉर हुए थे उसके कंपेयर में।
काफ़ी सोल्जर सफ़र कर रहे थे, काफ़ी लोग मर जाते हैं, काफ़ी रेगुलर पीपल को हर्ट होता है, बॉम्ब होती है, बहुत बॉम्बिंग होती है बहुत सारी चीज़ के अंदर, काफ़ी बड़ा डिज़ास्टर आता है, इकोनॉमी भी काफ़ी ठप पड़ गई थी बहुत सारी कंट्रीज़ की। तो ये वॉर हमारा कितने साल तक चलता है, 4 साल तक चलता है और ये पूरी हिस्ट्री को चेंज कर देता है। ये जो फाइटिंग थी कहाँ पे हुई थी? यूरोप के अंदर, अब यूरोप से पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाती है, ठीक है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, पैसिफिक ओशन, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल जाते हैं, तभी तो इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। अगर यूरोप के अंदर रहती तो यूरोप वॉर बोलते हैं ना, है ना भाई? यूरोपियन वॉर। कॉजेस देखते हैं, कारण देखते हैं क्या है कि पहले तो बोलते हैं कि एंडिक ड्यूक फ्रिकमैन का सिर्फ एसोसिनेशन होना, उनका मर जाना एक रीजन या एक्सक्यूज माना जाता है कि बस यही कारण नहीं था। एक्सक्यूज तो नहीं बोलेंगे कि बस यही कारण नहीं था, और भी कारण थे हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने के पीछे। पहला था हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल। जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके बीच में काफी इकोनॉमिकली लेकर फाइट चल रही थी, एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, ठीक है? उनके ट्रेड टैरिफ्स को लेकर एक डिस्प्यूट था, वो कॉम्पिटिट कर रहे थे अपनी मार्केट ओवरसीज को लेकर। जर्मनी जो कि एक नई इकोनॉमिक पावर थी, वो चैलेंज कर रहे थे ब्रिटेन को, और कहीं ना कहीं वो एक कंपटीशन लगा के बैठे थे, किससे? ब्रिटेन जर्मनी से, ठीक है? जर्मनी ब्रिटेन से, जर्मनी ब्रिटेन जर्मनी से, ठीक है? ये इसकी वजह से जब कंपटीशन तो टेंशन होने ही लगी। अब ये टेंशन होती है तो फिर पता ही है तुमको क्या होता है। अब कॉलोनी डिस्प्यूट भी इन दोनों के बीच होता है। कॉलोनी डिस्प्यूट मतलब जो यूरोपियन कंट्री थी वो कॉलोनीज को लेकर लड़ रही थी। देख सकते हो तुम अपने इंडिया को कि पहले हमारे यहाँ पे पोर्तुगीज आए, फिर डच आए, फिर उसके बाद फ्रांस वाले आए, फिर उसके बाद इंग्लिश आए, तो बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है? यूरोप से बहुत सारे लोग आते हैं, और फिर यूरोपियन कंट्री कॉलोनी बनाने के लिए आपस में लड़ती है, ठीक है? तो ऐसे ही आपस में फाइट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हम कॉलोनीज का यूज करके अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर लेंगे। तो कॉलोनीज को लेकर इनके बीच में काफी बड़ा डिस्प्यूट था, ये आपस में वॉर वगैरह भी करते हैं। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट होता है अलायंस सिस्टम का। अब अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्रीज क्या करती है? अपनी अलायंस बनाती है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है? किसके अगेंस्ट? फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट। फ्रांस और रशिया ब्रिटेन के साथ अपना क्या बनाती है? अलायंस बनाती है। अब इस टाइम पे नेशनलिज्म भी कहीं ना कहीं इवॉल्व हो रहा था। मिनोरिटीज ग्रुप बात करती है कि भाई देखो, अब हमको इंडिपेंडेंस चाहिए एम्पायर से, ठीक है? अब हमको किसी का चेला बन के नहीं रहने का है, अब हमको भाई अलग करो, ठीक है? अब हमको अलग करो। तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर काफी ऐसे सिमिलर इश्यूज को फेस कर रहे थे। इटालियन, रोमानियन, सेल्विक पीपल जो इंडिपेंडेंस चाहते थे। और आप बल्कन्स का रिवोल्यूशन भी देख सकते हो। उन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट था, ये काफी बड़ा वॉयलेंस था। इन्होंने क्रांति करी थी कि भाई हमको क्या चाहिए? आजादी चाहिए, बहुत हो गया तुम्हारा हमारे ऊपर क्या कंट्रोल। अब क्या होता है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारा स्टार्ट होता है जब एसोसिएशन हो जाता है एंडिक फ्रांचेस का, ठीक है? यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया के क्या थे? राजा थे। अब इनको साइबेरिया के मतलब साइबेरियन क्या करते थे? इसका एसोसिएशन करते थे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के लिए काफी बड़ा टफ टाइम था। वो क्या करता है? साइबेरिया से बोलते हैं कि अब तुमको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, ठीक है? और साइबेरिया हर एक डिमांड को क्या नहीं करता है, मतलब वो डिमांड रखते हैं साइबेरिया से, बट जो साइबेरिया होता है वो डिमांड को एग्री नहीं करता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? साइबेरिया के लिए डिक्लेयर कर देता है वॉर। रशिया साइबेरिया के साइड ले लेता है। अब जो ऑस्ट्रेलिया के दोस्त है कौन है? जर्मनी, ठीक है? अब जर्मनी क्या करता है कि भाई रशिया ने साइबेरिया का साथ दिया, तो जर्मनी क्या कर देता है? रशिया और फ्रांस के अगेंस्ट वॉर छेड़ देता है। जर्मनी प्लान करता है कि मैं फ्रांस के ऊपर क्या करूंगा? अटैक करूंगा। किसके थ्रू? ब्रिटेन के थ्रू, बेल्जियम के थ्रू, ठीक है? अब इस टाइम पे अब तुम देख रहे हो कि फ्रांस वहां पे रशिया के ऊपर भी वॉर कर रहा है और ब्रिटेन के ऊपर भी वॉर, फ्रांस के ऊपर भी अटैक कर रहा है, ठीक है? किसका वो लेके? ब्रिटेन से लेके, मतलब ब्रिटेन को एक टारगेट बना के वो फ्रांस के ऊपर भी अटैक कर रहा है और रशिया के ऊपर भी अटैक कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जो तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश कर रहे हो, तुम ये एक भीगी बिल्ली की तरह थोड़ी नहीं छुप जाओगे, तुम भी कहीं ना कहीं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करोगे। तो वही है, ठीक है? इस टाइम पे वॉर डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का कारण, जहां पे हमारी सेंट्रल पावर थी ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, और इनके अगेंस्ट थी अलायंस पावर जिसको फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया बोलते हैं, ठीक है? तो जीता भी हमारा फ्रांस, ब्रिटेन और ये रशिया ही है। अब कॉजेस पूछा जाता है, कॉजेस कारण अभी बताया मैंने आपको आगे। कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि जो यूरोप की सुप्रीमेसी थी कहीं ना कहीं ढुकने लगी थी। यूरोपियन हमारे यहाँ पे आए थे, ब्रिटेन के लोग आए, हम तो सुपीरियर है, तुम तो इंफीरियर हो, दिख गई तुम्हारी सुप्रीमेसी, दिख गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, डूब गए ना, हो गए ना डिक्लाइन। तो वही है कि तुम्हारा तो गया वही लाइफ। तो इस टाइम पे यूएस और जापान काफी एक सुपर पावर की तरह इमर्ज होके आते हैं। बहुत सारे ट्रीटीज, पीस ट्रीटीज की जाती है, 5 ट्रीटीज की जाती है अलायंस और सेंट्रल पावर्स के बीच में। तो कुछ वर्साइल ट्रीटी जो जर्मनी के साथ की थी, सेंट जर्मन ट्रीटी याद रखना है, कर लेना, नहीं करना तो कोई जरूरत नहीं है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होती है, ये हमारी 1919 के अंदर हुई थी पेरिस के अंदर, जहाँ पे ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के लीडर्स आते हैं। यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस इसका बड़ा प्लेयर बनते हैं।
जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विलियमसन, ये 14 पॉइंट्स लेके आते हैं जिसको अडॉप्ट नहीं किया जाता फुली, ठीक है। आगे वर्साइल की ट्रीटी है, सबको पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। किसकी? वर्साइल की ट्रीटी। यहाँ पे जर्मनी को ब्लेम करा जाता है, ये पे देख तूने ही वॉर छेड़ा है, ठीक है। अगर तुम रशिया के ऊपर अटैक करने की ना सोचते और ना तुम फ्रांस के ऊपर अटैक करने की सोचते तो तुम भाई ये वॉर ही नहीं होता, ठीक है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तो बोला जाता है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने लिए कुछ टेरिटरी देना पड़ेगा, ठीक है, पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, और अपनी मिलिट्री अब लिमिट करके रखो। बहुत तुम उछल रहा हो ना गैल, एकदम से अटैक करने की सोच लेते हो, तो मिलिट्री को बिल्कुल लिमिट लगो। उसके बाद इकोनॉमिक हार्डशिप लगा के रखती है, किसके ऊपर? जर्मनी के ऊपर। अब कहीं ना कहीं यही कारण था किसके ऊपर, जो हमारा हिटलर इस टाइम पे एमर्ज होता है, और यही कंट्रीब्यूशन देता है फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है। सेकंड वर्ल्ड वॉर का यही कारण था, ट्रीटी ऑफ वर्साई। और काफी छोटी छोटी हमारे ट्रीटीज भी साइन की जाती है, ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, हंगरी, और किसके साथ? टर्की के साथ, ठीक है, जहां पे उनके लिए कुछ कंडीशन वगैरह रखी जाती है न्यू बॉर्डर्स को लेकर। इम्पैक्ट देखे तो इकोनॉमी काफी सफर करी गई थी, पॉलिटिक्स भी काफी देखने के लिए हमको इसके अंदर गिरावट दिखी थी, और क्वीन वगैरह जो राजा महाराजा थे ये कहीं ना कहीं डूबने लगे थे। एक नया आइडिया आया था सोशलिज्म, किसके अंदर? सोवियत यूनियन के अंदर जो एक नया आइडिया वो भर के आता है, ठीक है, जो इक्वालिटी की बात करता है। और यूरोपियन का जो अपना एक बड़ा रुतबा था वो खत्म हो गया था, क्योंकि यूरोप इस टाइम पे स्ट्रांग नहीं रहा था, और लोग फाइट करते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा, निकलो यहाँ से, निकलो, हमको फ्रीडम चाहिए, बहुत कॉलोनी बना लिया, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसए स्ट्रांग हो जाता है, सोवियत यूनियन एक और सुपर पावर की तरह मतलब बड़ी कंपनी कह रही हूँ, बड़ी कंट्री की तरफ भर के आती है। इस टाइम पे फ्रीडम फाइट्स भी हो रही थी, हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी सामने आते हैं, ठीक है। तो रीजन आउटब्रेक आप सेम आंसर इसके अंदर लिख सकते हो। आगे हम चलते हैं यूनिट 4 के ऊपर, सिग्निफिकेंस ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। आपको बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का सिग्निफिकेंस बताना है, तो क्वेश्चन क्या है? डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन एंड इंपैक्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन। तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, इससे पहले हम रशिया की कहानी समझते हैं। इन 80s में रशिया के अंदर काफी बड़ा चेंज आता है, जो स्लेवरी मतलब लेबर का वहां पे सिस्टम था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। काफी वॉर वगैरह होते हैं। अब रशिया चाहता था एक पावरफुल कंट्री बनना, अपने यहाँ पे स्टार्ट करता है क्या करना, इंडस्ट्रीज वगैरह बिल्ड करना, ठीक है। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है काफी बड़ा बिग रोल प्ले करती है, कहाँ पे? इकोनॉमी के अंदर। रशिया जहाँ पे एक राजा महाराजा पावर पूरा अपने हाथ में लेके बैठा था, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं क्या करता था, जो सेंट्रल एशिया है उनके लैंड को कब्जा कर लिया करता था, और कॉम्पिटिट भी करता था कि भाई एरिया मैं कब्जा लूंगा, मैं टेक कर लूंगा इसको, ऐसे। बट 80s के एंड होते हुए जो रशिया था वहां पे जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में बहुत सारी पावर थी, और यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी फ्रीडम नाम की चीज नहीं थी। लोग फॉलो करते थे इस टाइम पे क्या? कार्ल मार्क्स के आइडियाज को। लेकिन जो आइडियाज थे डिवाइडेड थे, कुछ वर्किंग क्लास को सपोर्ट करते थे कि भाई हमको क्रांति करनी है, वो प्रोलेटरेट वाली कहानी, और कुछ रिच को लीड करते थे, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो रशिया है वो अफोर्ड नहीं कर पाता वॉर के लिए, लोग बड़े परेशान थे। अब क्या होता है, लोग बड़े परेशान है तो वो क्या करते हैं भाई? रिवोल्यूशन करते हैं, क्रांति करते हैं। क्रांति करने के बाद जो गवर्नमेंट है वो पूरा ओवरथ्रोन कर लेती है, गवर्नमेंट से पूरा ओवरथ्रोन कर लिया जाता है 1917 के अंदर। पहली बार यहाँ पे सोशलिस्ट रिवोल्यूशन होता है, मतलब जो पूरी पावर ऑफ प्रोलेटरेट के हाथ में आ जाती है, क्रांति होती है बहुत बड़ी। जो मतलब कार्ल मार्क्स के आइडियाज तुमको याद होगा, वो सारी चीजें। जो रिवोल्यूशन है वो एक नया गवर्नमेंट क्रिएट करता है जो पुअर वर्कर्स के लिए काम करती है, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका एम था कि वॉर को, इम्पेरियलिज्म को, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है पूरे वर्ल्ड में, मतलब अपने यहाँ पे तो खत्म करना ही करना है। तो काफी बड़ी डील हो गई थी हिस्ट्री के अंदर, फेयरनेस और फ्रीडम की बात करते हैं। अक्टूबर रिवोल्यूशन जो रशिया के अंदर 1917 के अंदर हुआ था, जो बोल्शेविक जो कभी हमारे लीड कर रहे थे कौन? लेनिन, ठीक है, बोल्शेविक पार्टी थी हमारी, इन्होंने ही तो ये क्रांति करी थी जो हम रिवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। ये चेंज करना चाहते थे कि कैसे जो कंट्रीज है वो इंटरेक्ट करिए आपस में, इस चीज को चेंज किया जाए। ये बिलीव करते हैं कि जो पावर होनी चाहिए वो रेगुलर पीपल के हाथ में होनी चाहिए, ठीक है, मतलब जो जिनको दबाया गया है ना हमें से, जिनको एक्सप्लॉइट किया गया है, उनके हाथ में पावर होना चाहिए। ये अनफेयर ट्रीटमेंट को कहीं ना कहीं खत्म करता है। होप लिबरेशन, अब लोग देखते कि हाँ भाई जो लेबर्स है उनके हाथ में पावर आ गई है, वर्कर्स ने एकदम रेवोल्यूशन करा, हाथ में पावर आ गई, तो काफी लोग इंस्पायर होते हैं इस चीज से, और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक होप होती है कि हाँ जो हमको शोषण किया जा रहा है उससे हम बच सकते हैं। राइट्स की मांग की जाती है कि भाई देखो पीस होना चाहिए, कंट्रीज आपस में पीस वगैरह, कि किसी का कंट्री मतलब कब्जा वगैरह ना करे, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, कोई वॉर कॉलोनी वगैरह ना बने, और कोई सीक्रेट डील्स वगैरह भी ना बने। तो बहुत सी गवर्नमेंट रेवोल्यूशन के बाद, रशियन रिवोल्यूशन के बाद काफी इंपॉर्टेंट स्टेप लेती है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, कि जो सीक्रेट डिप्लोमेसी होती है ना वर्ल्ड के अंदर वो खत्म कर रहे हैं। रशिया बोलता है मैं अब कोई सीक्रेट डिप्लोमेसी नहीं रखूंगा। रशिया की ब्रिटेन के साथ हुई थी 1907 के अंदर, 1916 के अंदर वही सेम ब्रिटेन के साथ हुआ था एक एग्रीमेंट, और फ्रांस के साथ भी होता है। बोलते कि अब मैं नहीं रखने वाला, मैं कोई किसी से सीक्रेट डिप्लोमेसी वगैरह नहीं रखना चाहता, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखना चाहता हूँ। वो पीस टॉक की बात करता है किसी सेंट्रल पावर से, जो रशिया बिल्कुल अगेंस्ट था।
था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उससे वो पीस की बात करता है कि जर्मनी भाई तू परेशान मत हो, ऑस्ट्रिया हंगरी तू परेशान मत हो, आज से मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, आज से हम दोस्त होते हैं, बहुत गई रात गई बात गई, ठीक है, अब कोई दुश्मनी नहीं रखने का है। सिक्स पॉइंट पीस प्रपोजल लेके आता है कौन? रशिया, सोवियत रशिया, कि भाई देखो किसी का कोई फोर्सफुली किसी का लैंड कब्जा नहीं करने का है, ठीक है, सीखो चाइना यार, कुछ कंट्रीज को इससे सीखना चाहिए, है ना, कि लैंड वगैरह कब्जा नहीं करना है, और आज के टाइम पे खुद फोर्सफुली लैंड कब्जा करता है, वाह वाह वाह। गिविंग बैक इंडिपेंडेंस, जो कंट्रीज है जिनको तुमने कॉलोनी बना के रखा है उसको इंडिपेंडेंस देना है। स्मॉलर ग्रुप को बात करना है कि भाई देखो तुमको इंडिपेंडेंस जहाँ पे तुमको रहना है वहां तुम रह सकते हो। मिनोरिटीज की बात की जा रही है, राइट और कल्चर की, जो स्मॉलर ग्रुप है उनको प्रोटेक्ट करना है, उनके अधिकार को, उनके कल्चर को। और किसी से मतलब वॉर वगैरह में अगर किसी ने वॉर स्टार्ट करा है, जैसे जर्मनी, इनडायरेक्टली बात की जा रही है कि अगर जर्मनी ने वॉर स्टार्ट कर दिया, उसे कोई पैसे वगैरह मत मांगो कि तुमको पे वगैरह करना चाहिए, कि हो गया जो हो गया सो गया। कॉलोनी इश्यूज को क्या करना है? सॉल्व करना है, चार प्रिंसिपल को लेकर, कि किसी का कब्जा नहीं करना है, इंडिपेंडेंस देना है, स्मॉलर ग्रुप की राइट्स की बात करना है, और मिनोरिटीज की राइट्स की बात करना है। जो बहुत सी गवर्नमेंट बिलीव करती है इक्वालिटी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। ये स्मॉल ग्रुप को इंडिपेंडेंट स्टेट को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है, कॉलोनीज सेमी कॉलोनीज इनके अगेंस्ट होती है, बोलती है फ्रीडम दो भाई, फ्रीडम दो। इंपैरियलिस्ट जो पावर है इनके अगेंस्ट है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं करती इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल 1919 के अंदर सोवियत गवर्नमेंट है वो अबॉलिश कर दी, जो स्पेशल प्रोविजन रशियन को दिए हुए थे ईरान के अंदर, कि भाई अगर कोई रशियन वहां पे रह रहा है ईरान के अंदर तो उसको कोई अलग से अब प्रिविलेजेस वगैरह नहीं दिए जाएंगे। जो उसे ईरानियन रिवेन्यू का कंट्रोल था उसको वो गिव बैक करता है, वो देता है फिर से, और जो प्रॉपर्टी उसने कब्जा करके रखी थी उसको वो दे देता है, और कंपेंशन भी पूछता है कि भाई देखो तुमको कोई पैसा वगैरह चाहिए तो बता दो मेरे को। और एक फ्रेंडशिप ट्रीटी किसके साथ साइन करता है? ईरान के साथ 1921 के अंदर। कौन करता है? रशिया करता है। किसके साथ? ईरान के अंदर, ठीक है। और गारंटेड देता है किसको? ईरान को, कि अब तुमको इंडिपेंडेंस दिया जाएगा, सिक्योरिटी दिया जाएगा, ठीक है। और टर्की के साथ भी एक अलायंस ट्रीटी साइन की जाती है, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की जाती है, प्रोवाइड किया जाए इकोनॉमिकली मिलिट्री एड के हम तुमको प्रोवाइड करेंगे। अफगानिस्तान के साथ भी ऐसी ट्रीटी साइन की जाती है कि तुम्हारे इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह सेंड हम कर देंगे, ठीक है। तो ये काफी चीजें हमारी हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प नहीं, मतलब काफी ऐसे एक्शन ले रहा है, कौन? हमारा रशिया। कौन से प्रिंसिपल? इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप इन इंटरनेशनल रिलेशन के प्रिंसिपल के बेस पे, ठीक है। तो ये हमारा पॉलिसी गवर्नमेंट के बारे में हुआ। तो ये हमारा पूरा यूनिट 4 तक खत्म होता है। तो आपको बस वही है कि देखो अगर 20 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो फिर ऐसा नहीं कि आप एक टॉपिक में पूरा सब कुछ लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन आया है इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्या स्ट्रक्चरल चेंज है, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, ठीक है, कौन सी प्रॉब्लम्स है, सब चीजें लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर स्टेजेस पूछी गई है तो आप एक डिप्लोमेटिक हिस्ट्री स्टेज को ही पूरे 20 नंबर में नहीं लिख सकते हो भाई, पूरी स्टेज आपको याद करनी ही पड़ेगी। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को याद कर रहे हो ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एक टॉपिक को उठा के बस याद नहीं किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, उसके कारण बताओ, हुआ तो उसके पीछे क्या रीजन जानो, रीजन हुआ है तो ठीक है, रीजन पता चल गया, कैसे हुआ है वो भी पता चल गया, ठीक है, क्या क्या हुआ है वो देखो, फिर हुआ तो उसके बाद इम्पैक्ट याद करो, ठीक है। ये सारे एकदम मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन अपने आप से तैयार करने की कोशिश करो, तो ऐसे ही आपका हो पाएगा। ठीक है, और एक बार इन क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, और जो क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखे है तो सेम वही आंसर उनके होंगे, ठीक है। तो ये आप खुद पढ़ के भी जान सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आप तो पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक मतलब यूनिट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप जाके पढ़ लेना। मैंने बहुत जल्दी जल्दी कराया है, मैं खुद इस चीज को मानती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ भाई, ऑलरेडी मैंने पढ़ा के रखा है, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना, तो पहले आप अच्छे से चैप्टर को पढ़ के आओ, फिर इसको देखो भाई। सीधे तुम क्वेश्चन आंसर पे कोई नहीं आता है, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, एक दिन में पेपर पास, ऐसे नहीं होगा भाई। तुमको 20 नंबर का आंसर लिखना है तो पता होना चाहिए चैप्टर में क्या है, पूरा चैप्टर तैयार करना पड़ता है। इंट्रोडक्शन खींचा, अब बॉडी खींची उसकी, फिर कंक्लूजन निकाला, तो ऐसे जब बनाओगे ना तभी 20 नंबर का आंसर बनेगा, ठीक है। 5 नंबर के आंसर नहीं आते उसमें पेपर में। तो आज के लिए इतना ही। हुई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी तो पूछ लेना, अगर नहीं है तो फिर चिल करो, मजे करो। सो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, बाय।